हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जैसे यूपीएचईएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी या फिर जितने भी सेट एग्जाम हैं और यूजीसी नेट एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस लेक्चर में जो भी मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं वो गुजरात सेट से लिया गया। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। आपको बताना है कि डिसीजन मेकिंग में जो बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया है। आपके ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, हेनरी फ्योल या फिर अल्फ्रेड चैंडलर। तो सबसे पहले जानते हैं डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है। हम सभी रोजाना बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जैसे आपने इस लेक्चर को देखने का डिसीजन लिया है, इसी तरीके से आप रोजाना बहुत सारे डिसीजंस लेते हो। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है, जब आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर लेते हो तो उसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब एक पर्सन किस तरीके से डिसीजन लेता है वो बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है। कुछ मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ। जैसे फर्स्ट होता है इंट्यूशन, सेकंड होता है रैशनैलिटी, थर्ड होता है बाउंडेड रैशनैलिटी। और बाउंडेड रैशनैलिटी से ही यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन इंट्यूशन, यानी कि बहुत बार हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। इंट्यूशन का क्या मतलब है, गट फीलिंग, जो आपके दिल से एक आवाज़ निकली कि ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए और आपने वो डिसीजन ले लिया। जैसे अभी आपको इस थंबनेल को देखने के बाद लगा कि आपको ये लेक्चर देख लेना चाहिए, तो ये इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगा। दूसरा होता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का क्या मतलब है, लॉजिकल, जो आपको सही लगा वो आपने किया। ये बेस्ड होता है इंफॉर्मेशन पे, यानी आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, आपने इवैल्यूएशन कर लिया है, आपने प्रोज एंड कॉन्स देख लिया है, उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है। फॉर एग्जांपल, आपने लाइफ में फ़ोन परचेज किया होगा, तो आपने क्या किया होगा, यूट्यूब पे आप गए होगे, कौन सा फ़ोन बेस्ट है उसको आपने देखा होगा, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेलुएट किया होगा, उसमें से आपने बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट कर लिया होगा बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। जैसे आपने रिव्यूज़ देखा होगा, कैमरे की क्वालिटी, बैटरी बैकअप या बहुत सारी चीज़ें, उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लिया। तो रैशनैलिटी का क्या मतलब है, लॉजिकल। तीसरा आता है बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड का क्या मतलब है, लिमिट्स या फिर लिमिटेड। जब आपके पास कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ चीज़ों की आपके पास लिमिट होती है, उसके बावजूद भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसे हम बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता है, बट हम यहाँ पे गुड डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पे बाउंडेड रैशनैलिटी का क्या मतलब है कि जब एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है विद इन लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स में डिसीजन लेता है। और लिमिट्स में डिसीजन क्यों लेता है, क्योंकि हो सकता है कि उसको टाइम उसके पास ना हो, या फिर कॉग्निटिव कैपेसिटी उसके पास कम हो। कॉग्निटिव कैपेसिटी का क्या मतलब है कि दिमाग कम नहीं होना। इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में उतना आपने रिसर्च नहीं किया कि वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता चले। जैसे सपोज कर लेते हैं कि आपने कोई फ़ोन परचेज किया और आपको मार्केट में एक नया फ़ोन आया था जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, तो इसको हम कॉग्निटिव कैपेसिटी कहेंगे कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं कि इतने पैसे में आप एक इससे अच्छा फ़ोन खरीद सकते थे। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है या कॉग्निटिव कैपेसिटी आपके पास नहीं है, तो विद इन लिमिट्स जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसे हम बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी एक कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग में, जो ये कहता है कि जब एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है विद इन लिमिट्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट लाइक टाइम एंड कॉग्निटिव कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। अब बाउंडेड रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको दिया था हर्बर्ट ए साइमन ने, हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन, और इन्होंने मिड 20th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट दिया था। बाकी ऑप्शंस को भी देखते चलते हैं। जैसे पीटर एफ ड्रकर, इन्होंने एमबीओ का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने 1954 में एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और हम पीटर ड्रकर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। और हेनरी फ्योल के बारे में आप सभी जानते हैं कि इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। अल्फ्रेड चैंडलर के बारे में आप नहीं जानते, तो यहाँ पे मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो अल्फ्रेड चैंडलर जो हैं वो अमेरिकन स्कॉलर रहे हैं, और इन्होंने स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस के बीच में रिलेशनशिप बताया। इन्होंने स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस के बीच में रिलेशनशिप बताया। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि
अल्फ्रेड चैंडलर ने 1962 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। तो चैंडलर का ये कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है इसको वो पूरा कर सके। यानी आपका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके का हो कि जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो उसको फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप एक कंपनी रन करते हो और आप एक प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करना चाहते हो। प्रोडक्ट लाइन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हो, पीसी बनाते हो, फोन बनाते हो, टैबलेट बनाते हो, और अब आप चाहते हो कि आप ईयरफोन भी बनाओ। तो ईयरफोन बनाना, जो भी आप नेक बैंड यूज करते हो ईयरफोन्स, तो ये क्या है? एक तरीके का स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी बनाने से तो आप इस प्रोडक्ट को नहीं बना पाओगे। आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप ये जो नया एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा? नया डिपार्टमेंट बनाना होगा, नई टीम बनानी होगी जो कि ये स्पेसिफिकली ये जो न्यू प्रोडक्ट है इस पे फोकस कर सके, इस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर सके। तो ध्यान रखना कि अल्फ्रेड चैंडलर ने 1962 में स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर नाम से एक बुक लिखी थी और इन्होंने स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड द बुक आई एम ओके यू आर ओके? आपको बताना है कि आई एम ओके यू आर ओके बुक किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है थॉमस ए हैरिस, एरिक बर्वी, ए वैगनर या फिर फ्रेड लुथन्स। तो देखिए, आई एम ओके यू आर ओके जो बुक है उसको लिखा था थॉमस ए हैरिस ने। थॉमस एंथोनी हैरिस, इन्होंने 1967 में ये किताब लिखी थी। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिया इस किताब का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्ट्रक्चरल डायग्राम हु सजेस्टेड द 3 ईगो स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल? आपके ऑप्शन है क्रिस एर्गरिस, एरिक बर्न, टॉम पीटर्स या फिर अर्नेस्ट डेल। तो एक बार समझ लेते हैं कि ये जो 3 ईगो स्टेट है ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया था। तो ये थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट में इसको टीए कहते हैं, थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसको दिया था एरिक बर्न ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। बेसिकली जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की थ्योरी है वो एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो ये बताती है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप किस तरीके का होता है। इंटरपर्सनल का क्या मतलब है कि जब हम ए और बी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरीके का है, इसी के बारे में ये बात करते हैं। और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है इस इंटरैक्शन को एनालाइज करता है 3 ईगो स्टेट से। फर्स्ट है पेरेंट ईगो स्टेट, दूसरा है अडल्ट ईगो स्टेट और तीसरा है चाइल्ड ईगो स्टेट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ईगो स्टेट का क्या मतलब है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ईगो स्टेट का क्या मतलब है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जब ए बी से इंटरैक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो किस पैटर्न में वो बिहेव करेगा। बेसिकली ईगो स्टेट का क्या मतलब है? वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। एक पर्सन किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से फील करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, इसी को हम ईगो स्टेट कहते हैं। और ये जो ईगो स्टेट है वो 3 तरीके का होता है, पेरेंट ईगो स्टेट, अडल्ट ईगो स्टेट और चाइल्ड ईगो स्टेट। एक एक करके तीनों ईगो स्टेट के बारे में जान लेते हैं। पहला है पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट का क्या मतलब है कि जिस तरीके से आपके पेरेंट जो हैं वो बिहेव करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, पेरेंट का मतलब सिर्फ फादर मदर से नहीं है, ये आपके टीचर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, आपके जो नेबर हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है, आपसे जो बड़े उम्र में हैं इनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली पेरेंट ईगो स्टेट का क्या मतलब है कि जिस तरीके से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे साथ बिहेव करते हैं, उसी को हम पेरेंट ईगो स्टेट कहते हैं। इसमें जो जो बिहेवियर होता है वो डोमिनेटिंग मैनर में होता है। दूसरा है अडल्ट। अडल्ट जो है, जैसे हम लोग हैं, अडल्ट हैं, तो हम रैशनल बिहेवियर करते हैं। हम जो भी बिहेव करते हैं वो एक तरीके से लॉजिकल बिहेव करते हैं। हम जैसे हमने फ़ोन खरीदा तो हमने एग्जांपल में देखा कि हमने बहुत सारी रिसर्च की, बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट किया, हमने अपने हिसाब से जो भी चीज़ें सही थी, जो रैशनल था, जो लॉजिकल था, वही हमने डिसीजन लिया। तो अडल्ट ईगो स्टेट हो जाएगा। चाइल्ड ईगो स्टेट का क्या मतलब है? जो इमेच्योर है, जो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, जो बिना सोचे कुछ भी कर देता है। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, उनको अगर टॉफी ना दो तो वो गुस्सा हो जाते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मार पीट भी दें।
तो ये 3 स्टेट के बारे में बात किया गया था थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में, जिसको दिया था एरिक बर्न ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रक्चरल डायग्राम में किसने सजेस्ट किया है 3 ईगो स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल के अंदर 3 ईगो स्टेट्स होते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड ईगो स्टेट होता है, ये हर पर्सन एक समय में हो सकता है कि तीनों जो ईगो स्टेट्स हैं उसमें स्विच करता रहे। ठीक है, कंटिन्यूस स्विच होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम अपने छोटे भाई से बात करते हैं, बहनों से बात करते हैं, तो हम पेरेंट ईगो स्टेट में आ जाते हैं। अगर हमसे छोटे हैं वो, तो हम उनको डांटते हैं कि ये पानी लेके आओ या ये काम कर दो हमारा। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान रखना कि पीपल स्विच बिटवीन दीज स्टेट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, और यही जो कम्युनिकेशन है उसको इम्पैक्ट भी करता है। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस का पढ़ने का क्या मतलब होता है कि हम ये अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि ये जो सोशल ट्रांजैक्शन है, ये जो इंटरैक्शन है, ये जो कम्युनिकेशन है, वो किस तरीके से होता है, ताकि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट कर सके। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ जॉब डिजाइन। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जॉब डिजाइन के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया था। आपके ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग व्हाट टास्क नीड टू बी कैरिड आउट, व्हेन एंड हाउ टास्क आर टू बी कैरिड आउट, द नंबर ऑफ टास्क टू बी कैरिड आउट, द पेमेंट रेट्स फॉर द टास्क टू बी कैरिड आउट। तो सबसे पहले जानते हैं कि जॉब डिजाइन क्या होता है। अगर आपने जॉब समझ लिया तो जॉब डिजाइन भी आप समझ जाओगे। जॉब का क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक इंडिविजुअल को जो भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक इंडिविजुअल को जो भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं, इसी को ही हम जॉब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीचर का एग्जाम्पल लूँ, तो टीचर का जॉब क्या होता है? आपको पढ़ाना। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो टीचिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? प्लानिंग लेसन, मैं लेसन को सबसे पहले प्लान करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ यानी क्लास को कंडक्ट कराता हूँ। उसके बाद मैं इवैल्यूएट करता हूँ, असेस करता हूँ कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई, कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक लेता हूँ, फिर आने वाले लेक्चर्स में उसको समझाता हूँ। ठीक है, यही होता है जॉब। जॉब डिज़ाइन का क्या मतलब है कि ये जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग, इसे ही हम जॉब डिज़ाइन कहते हैं। जॉब डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दीज टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज इन्वॉल्व विद इन अ जॉब। ठीक है, जो कि एक जॉब के अंदर जो भी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना ही जॉब डिज़ाइन होता है। इसके अंतर्गत हम टास्क को एलोकेट करना, जो भी टास्क आइडेंटिटी है, सिग्निफिकेंस है, इसको डिफाइन करना, लेवल ऑफ ऑटोनॉमी जो एम्प्लॉय को दी जाती है उसको डिटरमाइन करना, ये सब सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि जो जॉब डिज़ाइन है वो ओवरऑल जॉब के बारे में बात करता है, ओवरऑल जॉब के बारे में बात करता है। इतने से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग व्हाट टास्क नीड टू बी कैरिड आउट, तो ये भी सही है। जॉब डिज़ाइन में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टास्क करना है। जैसे मुझे कॉपी चेक करना है, पढ़ाना है, अटेंडेंस लेना है, डिसिप्लिन मेंटेन कराना है क्लास में, तो बहुत सारे टास्क जो मुझे करने हैं। व्हेन एंड हाउ टास्क आर टू बी कैरिड आउट, कब ये टास्क करने हैं, कैसे करने हैं, ये चीज़ें भी जॉब डिज़ाइन में इंक्लूड की जाती हैं। द नंबर ऑफ टास्क टू बी कैरिड आउट, ये भी इंक्लूड की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कॉपी चेक करना, क्लास में लेक्चर देना, अटेंडेंस लेना और डिसिप्लिन मेंटेन कराना, बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम लेना, ये सब सारे चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जॉब डिज़ाइन में। नेक्स्ट है द पेमेंट रेट फॉर द टास्क टू बी कैरिड आउट, ये जॉब डिज़ाइन के अंतर्गत इंक्लूड नहीं की जाती। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। आपके सामने कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा है, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट से मैच कर रखा है, एल्टन मेयो को हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से, डगलस मैकग्रेगर को एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग को मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी से। आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट है एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, तो ये करेक्ट है। एल्टन मेयो ने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट दिया था, तो ये भी सही है। डगलस मैकग्रेगर ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी नहीं दिया था, डगलस मैकग्रेगर ने दिया था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इन्होंने 1960 में
थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये इन्होंने दिया था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दिया था? इसको दिया था विक्टर व्रूम, इसीलिए नाम बोलते हैं विक्टर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी दिया था। टू फैक्टर थ्योरी का ही नाम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है। तो यहाँ पे जो फोर्थ है वो भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में और जितनी भी मोटिवेशन की थ्योरी है वो सारा मैंने डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे जाके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन फॉर पॉइंटिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था अल्फ्रेड डी चैंडलर ने। यहाँ पे डी का क्या मतलब है? ड्यूपॉन्ट। ठीक है, और इनका नाम पूरा था अल्फ्रेड ड्यूपॉन्ट चैंडलर जूनियर, ये पूरा उनका नाम था। तो किताब का भी नाम आप ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर, इसको दिया था अल्फ्रेड चैंडलर ने। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लूथर गुलिक्स पोस्ट कॉर्ब डी स्टैंड्स फॉर। आपको बताना कि जो लूथर गुलिक थे उन्होंने पोस्ट कॉर्ब दिया था, उसमें डी का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है डिवीजन ऑफ वर्क, डेमोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग या डायरेक्टिंग। देखिए पोस्ट कॉर्ब को दिया है लूथर गुलिक ने, इसमें बी का मतलब क्या है? प्लानिंग, ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब क्या है? स्टाफिंग, डी का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग, और सी ओ से क्या है? कोऑर्डिनेटिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेटिंग, आर से क्या है? रिपोर्टिंग, और बी से क्या है? बजटिंग। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ। आपको बताना है कि टेलर का जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, खिलाफ है। आपके ऑप्शन है डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टेलर ने ये कहा था कि एक एम्प्लॉय का जो कमांड है, ऑर्डर मिलेगा, वो 8 लोगों से मिलेगा। मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देता हूँ। एक एम्प्लॉय है, उसको जो ऑर्डर है या कमांड है वो 8 लोगों से मिलेगा। टोटल जो है वो 8 लोग होंगे। 4 लोग जो होंगे वो प्लानिंग से रिलेटेड होंगे, यानी प्लान करेंगे कि क्या करना है, और 4 लोग जो होंगे वो एग्जीक्यूशन से होंगे कि किस तरीके से इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराया जाए। तो ये जो ऑर्डर है, कमांड है, ये एक एम्प्लॉय को 8 लोगों से मिलेगा। यही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने डिटेल में भी कवर किया है, वहां से आप देख लेना। ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूँ। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को बहुत सारे जो सुपरवाइजर हैं उनसे ऑर्डर मिलेगा। तो टेलर का जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अगेंस्ट है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर और अथॉरिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि अगर बहुत सारे सुपरवाइजर से उसको ऑर्डर मिलेगा, जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो इससे बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और क्लैरिटी भी नहीं होगा। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, क्लैरिटी को इंश्योर करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड लाया गया। ठीक है, तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में भी बता देता हूं मैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली ये कहता है कि एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। Which is not a past oriented method of performance evaluation। आपको बताना है कि कौन सा पास्ट ओरिएंटेड मेथड नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। आपके ऑप्शन है रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट, बार्स या 360 अप्रेजल। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल जान लेते हैं। हम सब एम्प्लॉय जब काम करते हैं तो साल भर हम कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं जिसे हम परफॉर्मेंस कहते हैं, और हर 6 महीने में 6 मंथ या फिर 1 ईयर, हर 6 महीने में या फिर 1 साल में आपने जो काम किया है, जो भी परफॉर्मेंस दिया है, इसको हम इवैल्यूएट करते हैं। अप्रेजल का क्या मतलब है? इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना। जो भी आपने काम किया है पिछले 6 महीने में, 1 साल में,
या फिर जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का पीरियड है उस दौरान जो भी हमने काम किया उससे पहले उसको हम इवेलुएट करते हैं, इसे ही हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। अब दो तरीके के मेथड आपके पास, एक तो ट्रेडिशनल है जिसको पास्ट ओरिएंटेड मेथड कहते हैं और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड। तो जो 360 डिग्री अप्रेजल है ये आपका मॉडर्न मेथड है, ठीक है। रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ये सब सारी चीजें हैं, ये आपकी पास्ट ओरिएंटेड मेथड है। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लेकिन एक बार सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 360 अप्रेजल क्या है। ये आप एम्प्लॉय हैं, ये 360 हो गया। 360 का क्या मतलब है कि एक एम्प्लॉय का जो इवैल्यूएशन है, उसके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन है, वो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से किया जाएगा। एम्प्लॉय खुद चाहे तो अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकता है। इसमें मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, सेल्फ असेसमेंट होता है। जो भी आपके साथी हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, पीयर्स, वो आपका जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करते हैं। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं, वो भी आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। आपके जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। बेसिकली 360 अप्रेजल जो है वो एक मॉडर्न अप्रोच है जो ये कहता है कि एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है इसको इवैल्यूएट किया जाता है थ्रू मल्टीपल सोर्सेज। इसे हम 360 अप्रेजल कहते हैं। अब बात करते हैं रेटिंग स्केल की। रेटिंग आप जानते हैं, आप जब भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो रिव्यूज में आप पढ़ते हैं कि क्या रिव्यू लिखा है और उसमें रेटिंग देखते हैं। आप जब जोमेटो से कुछ परचेज करते हैं तो भी आप रेटिंग देखते हैं और कई बार जोमेटो वाले आपसे रेटिंग भी मांगते हैं और रेटिंग के बेसिस पे ही आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं आज के टाइम पे। तो रेटिंग स्केल क्या होता है, एम्प्लॉय का जो एक प्री डिफाइंड स्किल्स होता है या कॉम्पिटेंसीज होती है, उनके बेसिस पे उनको रेटिंग दिया जाता है और उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। रेटिंग उनके एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे दिया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बेसिस पे उनको रेटिंग दिया जा सकता है और अलग अलग बेसिस है, उसके बेसिस पे एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बना दिया जाता है, बहुत सारे लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बना दिया जाता है और जो इवेल्युएटर होता है वो चेक करता है कि जो भी एम्प्लॉय है वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं मीट करता है। तो जैसे मान लेते हैं कि 1, 2, 3 क्राइटेरिया है, तो जिसमें वो मीट कर पाता है एम्प्लॉय उसको टिक कर लेता है और जिसमें नहीं कर पाता उस पर क्रॉस कर देता है। तो चेकलिस्ट भी एक तरीका है। नेक्स्ट है बार्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल। तो बार्स क्या है, एक कॉम्बिनेशन है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, बिहेवियर आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, रेटिंग जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। तो बार्स के बेसिस पे भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है और उनके बेसिस पे उनको प्रमोशन या जो भी डिमोशन देना होता है वो दिया जाता है। बार्स के बारे में मैंने HRM वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो वहाँ पे आप जाके इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 360 अप्रेजल। आप इस लेक्चर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था बिजनेस मैनेजमेंट और HRM से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपके कुछ सजेशन या फीडबैक हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आने वाले वीडियोज़ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।